नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और भविष्य के टॉपर्स। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी है और नए साल के इस पहले दिन मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आया हूं। आज हम एबीटीए टेस्ट पेपर का हिंदी का सेट 1 पूरी तरह से हल करेंगे। इस वीडियो में मैंने काव्यखंड, गद्यखंड और अंधा युग नाटक के हर एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझाया है। एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि मैंने ये सभी उत्तर अपने ज्ञान और अनुभव से खुद लिखे हैं, ताकि आपको किताबी भाषा के बजाय एक टॉपर वाली भाषा मिले। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े जा सकते हैं, तो आप अपनी नोटबुक में उसे अपनी सुविधानुसार जरूर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस सेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दें 30 शब्दों में। आपको इनमें केवल 2 क्वेश्चन ही करने हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं। पहला सवाल है, छोटी तृप्तियां बेकार, कवि का नाम लिखें। कवि के लिए क्या बेकार है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति के कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। कवि के लिए वे सहज सुख और छोटी सफलताएं बेकार हैं, जो बिना कड़े परिश्रम के प्राप्त होती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक मिट्टी से नया संसार न उठे, तब तक ये क्षणिक तृप्तियां निस्सार हैं। अब चलिए दूसरे सवाल पर। एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है? प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है? शांति की कुटिया का क्या आशय है? इसका उत्तर है, ये पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की कविता अंधेरे का दीपक से ली गई है। शांति की कुटिया का आशय विनाश के बाद पुनरुद्धार से है। यदि कल्पनाओं के महल ढह जाएं, तो भी उपलब्ध साधनों, ईंट कंकड़ से मन की शांति हेतु नया आश्रय बनाना संभव है। अगला सवाल, बैठा रहता है द्वार पर, कौन क्यों द्वार पर बैठा रहता है? पंक्ति का आशय लिखें। उत्तर है, अरुण कमल की कविता उम्मीद में आदमी अकाल मुआर के बावजूद इस उम्मीद में द्वार पर बैठा रहता है कि परिस्थितियां बदलेंगी। इसका आशय मनुष्य की उस अटूट जिजीविषा और आशा से है, जो उसे आपदाओं में भी जीवित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने सांप को किसका प्रतीक माना है? उत्तर है, कवि अज्ञेय ने सांप कविता में सांप को आधुनिक शहरी सभ्यता के उस व्यक्ति का प्रतीक माना है, जो नगर में बसने के बावजूद मानवीय गुणों से रहित है और जिसके भीतर केवल स्वार्थ का विष भरा है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दें 70 शब्दों में। यहां ज्यादा चाप नहीं लेना है, एक क्वेश्चन को अच्छा से लिखना है। एक अच्छा से। वैसे मैंने यहां तो सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, आपको एग्जाम में जो अच्छा से आए उसको ही लिखिएगा, ठीक है? अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल रहा आपके स्क्रीन पर, तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो। क, प्रस्तुत पंक्तियां किस विधा में लिखी गई हैं? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियां कविता विधा यानी आधुनिक काल की नई कविता के अंतर्गत लिखी गई हैं। ये प्रसिद्ध कवि अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी से उद्धृत हैं। ख, पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। उत्तर ये है, इन पंक्तियों का आशय मनुष्य के जीवन के अनुभवों की गहराई और उसकी सार्थकता को दर्शाना है। कवि के अनुसार अनुभवों की पूंजी, मनुष्य का जीवन सुख दुख, आशा निराशा और संघर्ष के अनगिनत अनुभवों से भरा होता है। कवि का मानना है कि यही अनुभव मनुष्य की वास्तविक संपत्ति हैं। वास्तविक धन, यहाँ धनी होने का अर्थ भौतिक सुख सुविधाओं या रुपए पैसों से नहीं है, बल्कि जीवन में अर्जित किए गए विविध अनुभवों से है। जिसके पास जितने गहरे और विविध अनुभव हैं, वो उतना ही समृद्ध व्यक्तित्व का स्वामी है। पारस्परिक प्रेम, कविता के प्रसंग में वो अनदेखा अरूप सत्ता मनुष्य से कहती है कि वो अनुभवों से बहुत धनी है, इसलिए वो उन अनुभवों के बदले मनुष्य से थोड़ा प्यार उधार मांगती है, जिसे वो भविष्य में 100 गुना बढ़ाकर लौटाने का वचन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किस तरह कविता बनते हैं? अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क, कवि का वास्तविक नाम लिखें। उत्तर है, इन पंक्तियों के रचनाकार धूमिल हैं और उनका वास्तविक नाम सुदामा पांडे था। ख, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। उत्तर है, कवि धूमिल के अनुसार कविता केवल शब्दों का भाषाई खेल नहीं है, बल्कि वो समाज के शोषित और पीड़ित आदमी का प्रतिबिंब है। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ने का अर्थ है कि पाठक शब्दों के पीछे छिपी हुई उस सामान्य मनुष्य की व्यथा, लाचारी और संघर्षपूर्ण वास्तविकता को समझे, जो व्यवस्था की चक्की में पिस रहा है। अब चलिए सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए 100 शब्दों में। यहां भी चाप नहीं लेना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। प्रमाणित करें कि अंधेरे का दीपक कविता में कवि ने आशा से निराशा पर विजय प्राप्त करने का संदेश दिया है। उत्तर, हरिवंश राय बच्चन की कविता अंधेरे का दीपक पूर्णतः आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। कवि निम्नलिखित उदाहरणों से प्रमाणित करते हैं कि जीवन में सृजन कभी नहीं रुकना चाहिए।
विनाश में निर्माण, यदि कल्पनाओं और भावनाओं का भव्य मंदिर ढह जाए तो भी उपलब्ध कंकड़ों से शांति की कुटिया बनाने का प्रयास करना चाहिए। विकल्प की खोज, यदि सुखों का मधुपात्र टूट जाए तो अंजलि से पानी पीकर प्यास बुझाना मना नहीं है। परिवर्तनशीलता को स्वीकारना, समय की अस्थिरता पर मुस्कुराते हुए पुराने उल्लास के खो जाने पर भी नए गीतों में मन बहलाना चाहिए। प्रतिनिधि का धर्म, प्रकृति का नियम उजाड़ना है, किंतु मनुष्य निर्माण का प्रतिनिधि है, जिसे उजड़े हुए आशियाने को पुनः बसाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। अतः घोर निराशा, अंधेरी रात में भी आशा का दीवा जलाना ही जीवन की सार्थकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवेरे उठा तो धूप खिली थी, पाठ का मूल भाव लिखें। उत्तर, अज्ञेय द्वारा रचित कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी का मूल भाव कृतज्ञता और पारस्परिक निर्भरता है। कवि स्वीकार करता है कि जीवन की सभी मूलभूत अनुभूतियां जैसे धूप की गर्माहट, चिड़िया की मिठास, घास की हरियाली और आकाश की असीमता प्रकृति से प्राप्त उधार मात्र हैं। मनुष्य स्वयं में पूर्ण नहीं है, वह प्रकृति के तत्वों से ही समृद्ध होता है। कविता के अंत में एक अनदेखा अरूप यानी ईश्वर या चेतना कवि से उसके अनुभवों का प्यार उधार मांगता है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि जीवन की सार्थकता केवल लेने में नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और प्रेम को दूसरों के साथ साझा करने में है। अब चलिए गद्य खंड को देखते हैं। किन्हीं दो के उत्तर दीजिए 30 शब्द में। क्वेश्चन है, इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा, लेखक ये सवाल किससे और क्यों पूछते हैं? उत्तर, लेखक निर्मल वर्मा ये सवाल बचपन में अपने भाई बहनों से अक्सर पूछा करते थे। वे ये सवाल इसलिए पूछते थे क्योंकि पहाड़ों की असीम ऊंचाइयों के पीछे का अनजाना संसार उनके मन में गहरा विस्मय और रहस्य पैदा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगपति ने आत्महत्या क्यों की? उत्तर, जगपति ने आर्थिक लाचारी, कर्ज के बोझ और अपनी पत्नी चंदा के प्रति उपजे गहरे संशय व आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या की। उसे लगा कि उसने रुपए नहीं बल्कि कर्ज का जहर खाया है। नेक्स्ट, कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे, इस पंक्ति में किसके स्वर को कोकिला कहा गया है और क्यों? उत्तर, यहाँ लता मंगेशकर के स्वर को कोकिला कहा गया है। उनका स्वर इतना सुरीला, निर्मल और मुग्ध करने वाला है कि कोई भी सुनने वाला अनायास ही उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करने लगता है। नेक्स्ट है, निर्मल वर्मा को बर्फ से ढके दृश्य कैसे प्रतीत होते हैं? उत्तर, लेखक को बर्फ से ढका दृश्य एक मास्क यानी मुखौटे की तरह प्रतीत होता है, जिसमें परिचित गढ़े, मकानों की छतें और पगडंडियां छिप जाती हैं और वे इन्हें पहली बार नई आंखों से देखते हैं। अब यहां देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 70 शब्दों में। पहला सवाल है, शिमले का वो घर बरसों पहले छूट चुका है। क, लेखक किस घर की चर्चा कर रहे हैं और वो घर क्यों छूट गया? उत्तर, लेखक निर्मल वर्मा अपने बचपन के उस घर की चर्चा कर रहे हैं जो शिमला में जाखू की पहाड़ी से सटा हुआ था। लेखक के पिता नंद कुमार वर्मा सरकारी नौकरी में थे और पिता के सेवानिवृत्त होने या समय बीतने के साथ परिवार को वो घर छोड़ना पड़ा। ख, इस पंक्ति से लेखक की कौन सी भावना प्रकट होती है? उत्तर, इस पंक्ति से लेखक की स्मृति मोह और अतीत के प्रति लगाव की भावना प्रकट होती है। वे बचपन की उन मासूम यादों और पहाड़ों के प्रति अपने गहरे जुड़ाव को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुमने मुझे बेच दिया। क, ये किसने किससे कहा? उत्तर, ये वाक्य चंदा ने अपने पति जगपति से कहा है। ख, पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करें। उत्तर, प्रसंग, ये संवाद कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया से है, जब जगपति चंदा के चरित्र पर आरोप लगाता है। व्याख्या, चंदा ये कड़वा सच बोलती है कि जगपति की वर्तमान स्थिति और उसकी मानहानि का जिम्मेदार वो स्वयं है। जगपति ने अपने इलाज और व्यवसाय के लिए बचन सिंह से जो आर्थिक सहायता ली थी, चंदा के अनुसार वो वास्तव में जगपति द्वारा उसकी मर्यादा का किया गया सौदा था। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए 100 शब्दों में। पहला सवाल है, राजा निर्बंसिया कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया समांतर रूप से दो कहानियों, एक लोक कथा और एक आधुनिक कथा के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। कहानी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक लाचारी का प्रभाव, ये दिखाना कि कैसे गरीबी और कर्ज मनुष्य के स्वाभिमान और नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देते हैं। स्त्री की विडंबना, चंदा के माध्यम से ये चित्रित करना कि समाज में स्त्री अक्सर पुरुष की लाचारी या स्वार्थ की बलि चढ़ जाती है। पश्चाताप की मार, जगपति के सुसाइड नोट के माध्यम से ये बताना कि व्यक्ति को पाप नहीं बल्कि पश्चाताप मारता है। सामाजिक संशय, समाज की उस संकीर्ण सोच पर प्रहार करना जहां बिना सत्य जाने किसी के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है। आगे है, चीड़ों पर चांदनी पाठ में वर्णित प्रकृति के मनोग्राही सौंदर्य का वर्णन करें। उत्तर,
निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी में पर्वतीय प्रकृति के जादुई और सम्मोहक सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। वे बर्फ से ढकी पहाड़ियों को एक मास्क पहने हुए बताते हैं, जहां देवदार के वृक्ष रातों रात सफेद हुए सेंटा क्लॉज जैसे दिखते हैं। गुलमर्ग की चांदनी का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि बर्फ पर चांदनी के झिलमिलाते कण ऐसे फिसलते हैं जैसे संगमरमर के सफेद चूरे की बारिश हो रही हो। बादलों का चोटियों पर पाउडर पफ की तरह तैरना और धूप का पल पल रंग बदलना प्रकृति को एक मायावी संगीत जैसा बना देता है। भीमताल की झील के बारे में लेखक बताते हैं कि वो रात में आकाश के साथ इस तरह मिल जाती है मानो तारों भरा अंबर ही नीचे आकर औंधा पड़ गया हो। पूरा पाठ प्रकृति को एक अलौकिक विस्मय और जादुई सम्मोहन के रूप में प्रस्तुत करता है। अब चलिए नाटक खंड पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए 70 शब्दों में। पहला सवाल है, जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते, उसका वह रूप हो गया आते आते। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार का नाम लिखें। प्रस्तुत अंश की व्याख्या करें। उत्तर, इन पंक्तियों के रचनाकार आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रखर विद्वान धर्मवीर भारती हैं। व्याख्या, यह अंश युद्ध की विभीषिका और उसके विनाशकारी परिणामों को रेखांकित करता है। जो सेना युद्ध के आरंभ में अत्यंत उत्साह, रंग बिरंगी ध्वजाओं और गगनभेदी गर्जना के साथ उतरी थी, 18 दिनों के भीषण रक्तपात के बाद उसका स्वरूप पूरी तरह विकृत और थका हुआ हो गया है। ये पंक्तियां युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाले नैतिक व भौतिक पतन का सजीव चित्रण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा। वक्ता कौन है तथा वह मातुल कहकर किसे संबोधित कर रहा है? वक्ता के कथन का भाव स्पष्ट करें। उत्तर, इस कथन का वक्ता अश्वत्थामा है और वह मातुल कहकर अपने मामा कृपाचार्य को संबोधित कर रहा है। वक्ता के कथन का भाव उसके मन में धधक रही प्रतिशोध की वह अंधी आग है जिसने उसके विवेक को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अश्वत्थामा अपने पिता की छलपूर्वक हत्या से इतना आहत है कि वह पांडवों का वध करने के लिए युद्ध के किसी भी नियम या मर्यादा को तोड़ने के लिए तैयार है। यह उसकी विक्षिप्त और हिंसक मानसिकता का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। वक्ता और श्रोता का नाम लिखें। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर, इन पंक्तियों का वक्ता संजय है और श्रोता माता गांधारी हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि संजय को महर्षि व्यास द्वारा युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए जो विशेष शक्ति यानी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, उसकी एक निश्चित समय सीमा थी। संजय को आभास हो रहा है कि युद्ध समाप्त होने के साथ ही उसका वह ईश्वरीय सामर्थ्य अब समाप्त होने वाला है। यह कथन आने वाले समय की अनिश्चितता और सत्य को देख पाने की क्षमता के खो जाने के डर को प्रकट करता है। नेक्स्ट, जब तक प्रतिशोध का संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा। वक्ता और श्रोता का नाम लिखें। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। उत्तर, वक्ता और श्रोता, प्रस्तुत पंक्तियों का वक्ता अश्वत्थामा है और वह अपने मातुल यानी मामा कृपाचार्य को श्रोता के रूप में संबोधित कर रहा है। पंक्ति का आशय, इन पंक्तियों का आशय अश्वत्थामा के मन में व्याप्त उस अंधे प्रतिशोध और घृणा को दर्शाना है जिसने उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य पांडवों का विनाश बना दिया है। अश्वत्थामा अपने पिता की छलपूर्वक की गई हत्या से इतना आहत और विक्षिप्त हो चुका है कि उसका मानवीय विवेक पूरी तरह मर चुका है। वह स्पष्ट करता है कि अब उसके जीवित रहने का एकमात्र आधार पांडवों से बदला लेना है। जब तक वह उनके वध का समाचार यानी संवाद नहीं सुन लेता, तब तक वह अपनी नफरत और प्रतिशोध की आग के सहारे प्राणों को धारण किए रहेगा। यह कथन युद्ध की अमानवीयता और व्यक्ति के नैतिक पतन की पराकाष्ठा को व्यक्त करता है। अब चलिए आगे देखें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 100 शब्दों में। प्रश्न है, अंधा युग के पात्र युयुत्सु के चरित्र पर प्रकाश डालें। उत्तर, धर्मवीर भारती के गीति नाट्य अंधा युग में युयुत्सु एक अत्यंत जटिल और वैचारिक द्वंद्व से भरा पात्र है। वो धृतराष्ट्र का पुत्र होने के बावजूद कौरव पक्ष को छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ता है, क्योंकि वो अंधेपन के बजाय विवेक का पक्ष चुनता है। युयुत्सु के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सत्य और न्याय का पक्षधर। वो जानता था कि कौरवों का पक्ष अधर्म का है, इसलिए उसने अपने ही परिवार के विरुद्ध जाकर पांडवों का साथ दिया। अपमान और तिरस्कार की त्रासदी। धर्म का पक्ष लेने के बावजूद उसे अपनी माता गांधारी का तिरस्कार और समाज की कटु टिप्पणियां सहनी पड़ी। अपनों ने उसे कुलद्रोही समझा। आत्मग्लानि का शिकार। अंत में वो गहरे अवसाद में डूब जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि जिस धर्म के लिए उसने अपनों को त्यागा, वो भी अंततः रक्तपात और छल से ही भरा था। चरित्र की त्रासदी। अंततः वो आत्महत्या कर लेता है, जो ये दर्शाता है कि मर्यादाहीन युद्ध में सत्य बोलने वाले का अंत भी दुखद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वत्थामा की विक्षिप्त मानसिकता एवं उसके जीवन की त्रासदी को अपने शब्दों में लिखें।
उत्तर। अंधा युग में अश्वत्थामा युद्ध की विभीषिका से उपजी अमानवीयता का चरम प्रतीक है। उसकी विक्षिप्त मानसिकता और जीवन की त्रासदी पाठक को झकझोर देती है। विक्षिप्त मानसिकता। पिता द्रोणाचार्य की छलपूर्वक हत्या ने अश्वत्थामा के भीतर के मनुष्य को समाप्त कर दिया। वो इतना विक्षिप्त हो चुका है कि वो स्वयं को केवल प्रतिशोध और हत्या मानता है। वो सोए हुए पांडव पुत्रों का वध करके नैतिकता के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। पशुत्व का उदय। वो कहता है, मैं अब मनुष्य नहीं हूं, मैं एक वध हूं। उसका विवेक नष्ट हो चुका है और वो केवल नफरत के सहारे जीवित है। जीवन की त्रासदी। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी उसका अमरत्व का शाप है। कृष्ण उसे दंड देते हैं कि वो युगों युगों तक मवाद और लहू से भरे घावों के साथ निर्जन स्थानों पर भटकेगा। वो न मर सकता है और न स्वस्थ हो सकता है। उसकी त्रासदी ये है कि वो अपने ही किए गए अपराधों की अंतहीन सजा भुगतने के लिए विवश है। सुझाव। परीक्षा में यदि आप अश्वत्थामा वाला प्रश्न चुनते हैं तो वो अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें भावुकता और नाटक का मुख्य संदेश स्पष्ट रूप से उभरता है। अब चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 150 शब्दों में। क्वेश्चन है, युवा वर्ग में शिक्षा के प्रति जागने वाली अवहेलना की मानसिकता की ओर दृष्टि आकर्षण करते हुए शिक्षा मंत्री को एक आवेदन पत्र लिखें। उत्तर ये रहा। सेवा में माननीय शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, विकास भवन, सॉल्ट लेक, कोलकाता। विषय, युवा वर्ग में शिक्षा के प्रति बढ़ती उदासीनता और अवहेलना की समस्या के संबंध में। महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान राज्य के युवाओं में शिक्षा के प्रति पनप रही उदासीनता और अवहेलना की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बढ़ती बेरोजगारी और केवल डिग्री आधारित मूल्यांकन प्रणाली के कारण कई छात्र पारंपरिक शिक्षा को अपने भविष्य के लिए अनुपयोगी मान रहे हैं। युवाओं का एक बड़ा वर्ग रचनात्मक ज्ञान के बजाय केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे उनमें शिक्षा के प्रति मौलिक सम्मान घट रहा है। ये मानसिकता न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को बाधित कर रही है, बल्कि समाज की बौद्धिक प्रगति के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि राज्य की शिक्षा नीति में व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। साथ ही शिक्षण संस्थानों में नियमित करियर काउंसलिंग का प्रबंध किया जाए, ताकि छात्रों को शिक्षा की वास्तविक सार्थकता का बोध हो सके। धन्यवाद। भवदीय, एक जागरूक छात्र। यहां अपना नाम लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके इलाके में आयोजित रक्तदान शिविर पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए। उत्तर। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप समझिए। प्रतिवेदन, जीवन दान रक्तदान शिविर का सफल आयोजन। कोलकाता, 1 जनवरी 2026। स्थानीय क्लब उदय संघ द्वारा कल विद्यालय परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का औपचारिक उद्घाटन क्षेत्रीय अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजन के दौरान समाज के युवाओं, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। शिविर में कुल 120 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए सरकारी ब्लड बैंक को सुरक्षित रूप से सौंपा गया। समापन समारोह में डॉक्टरों की टीम ने रक्तदान के महत्व को बताते हुए इसे महादान बताया और इस भ्रांति को दूर किया कि रक्तदान से शरीर में कमजोरी आती है। क्लब की ओर से सभी दानदाताओं को प्रमाण पत्र, मेडल और फल वितरित किए गए। क्लब के सचिव ने इस नेक कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। ये आयोजन मानवता की सेवा की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय और सफल कदम रहा। तो स्टूडेंट्स, ये था एबीटीए टेस्ट पेपर्स का हिंदी का सेट 1 का पूरा विश्लेषण और सटीक समाधान। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी सेमेस्टर 4 की तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं इस पूरे सॉल्व्ड सेट 1 की पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ताकि आप वहां से इसे डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकें। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। मन लगाकर पढ़िए और बोर्ड परीक्षा में टॉप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।